Okay, now we will discuss about the atomic spectra. देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम and second is line absorption spectrum. Second is line absorption spectrum. देखिए एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। देखिए वो स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट का सोर्स लेते हैं, जैसे कि सन हो गया, उसी तरह से हमने एक व्हाइट लाइट का सोर्स लिया। सो हियर दिस इज द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट which is emitting the light rays in every direction, in all possible directions, but we don't need these all possible direction light rays. We want a parallel beam of light, so we have to use a cardboard. एक cardboard का use करेंगे and a pinhole at the center of this cardboard, then this light ray will pass through the cardboard. ये cardboard से light pass होगी, बाकी सारी light को ये क्या कर देगा, block कर देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट जाएगी। अब एक ही डायरेक्शन में जो लाइट जाएगी उसके रास्ते में हम लोग क्या रख देंगे, उसके रास्ते में हम लोग प्रिज्म रख देंगे। ये प्रिज्म क्या करेगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से लाइट का डिस्पर्शन होगा, दैट इज द लाइट विल स्प्लिट अप इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप होगी एंड these 7 colors will come out of this prism. ये इस प्रिज्म के थ्रू क्या होंगे, ये 7 कलर्स आएंगे और इन 7 कलर्स को हम लोग क्या करेंगे, सामने स्क्रीन लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लगा दी और ये स्क्रीन के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 कलर्स के बैंड दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 7 कलर्स के बैंड दिखाई देंगे, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, जिसको हम लोग विब ग्योर से लिखते हैं। तो ये जो 7 कलर के जो बैंड है, इसमें हम बोलेंगे इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अगर पूरे 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं तब हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखाऊंगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन नाम से पता लग रहा है कि एमिट करेगा लाइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एटॉमिक गैस को लेना होगा। एटॉमिक गैस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन गैसेस को क्या बोला जाता है, एटॉमिक गैसेस बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरे तरह के एटम्स एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर हाइड्रोजन की बात की है तो सारे के सारे इसके अंदर एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, हीलियम की बात की है तो सारे एटम्स हीलियम के होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक गैस। तो हमें एटॉमिक गैस को यूज करना है और उस एटॉमिक गैस को हीटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लूंगा। सो दिस इज ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड हियर 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ पर हम लोग हाई पावर का सोर्स लगाएंगे और हाई पावर का सोर्स लगाने पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे माइनस से प्लस की तरफ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गैस को फिल कर दिया, ये हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही हमने फिल किया और इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाकर के इन एटम से टकराएंगे और उसको क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे तो एटम एक्साइटेड स्टेट में क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा, जैसा कि हम लोग नील्स बोर के मॉडल में अभी स्टडी करेंगे आगे आने वाले मॉडल्स के अंदर। ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के इससे कोलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा करता है। और जब ये फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो सेकंड ऑर्बिट में इसकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये क्या करता है, ये दोबारा से सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तब ये क्या करता है, तब ये वाइब्रेशंस करता है। और जब एक चार्ज वाइब्रेट करता है, आपने मैग्नेटिज्म में इसको स्टडी किया होगा, जब एक चार्ज वाइब्रेट करता है तो उस समय पे वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है चार्ज, और इसी से तो क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तब ये वाइब्रेशंस करेगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम गैस को एक्साइटेड स्टेट में ला सकते हैं, और जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा उस समय पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगा, मतलब कि लाइट को रिलीज करेगा। ओके, अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर हमने गैस फिल कर दी और हाई सोर्स लगा दिया, हाई पावर का सोर्स लगा दिया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये गैस एक्साइटेड हुई, और एक्साइटेड होने पर ये ग्लो कर रही है। अब इससे तो लाइट सब डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हमें सब डायरेक्शंस की लाइट नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसके सामने क्या रख दिया, इसके सामने मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, और कार्डबोर्ड में पिन होल किया। पिन होल करने से सिर्फ एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। ऐसा स्ट्रेट लाइन में जो लाइट जा रही है वो सिर्फ इस कार्डबोर्ड से पास होगी, बाकी सारी लाइट को ये ब्लॉक कर देगा। इसके बाद में हम क्या रखेंगे इसके सामने, इसके सामने एक प्रिज्म रखेंगे। प्रिज्म रखने से क्या होगा, ये जो लाइट है ये 4 कलर्स में ऐसा स्प्लिट अप हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, अगर इस कंटेनर में, इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया था, तो हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम में सिर्फ 4 लाइंस ही मिलती हैं, 4 लाइंस ही आती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता जैसा कि व्हाइट लाइट में आता है। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स का आपको बैंड दिखाई देंगे, लेकिन इसमें 7 कलर्स के बैंड नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ लाइंस आएंगी। और कितनी लाइंस आएंगी, तो आंसर है 4 लाइंस आएंगी। और ये 4 लाइंस डिस्पर्स होंगी एक प्रिज्म के थ्रू, और डिस्पर्स होने के बाद जैसे ही बाहर आएंगी हम इसके सामने क्या रख देंगे, हम इसके सामने एक डार्क बैकग्राउंड रख देंगे। डार्क बैकग्राउंड का मतलब है कि एक ब्लैक कलर की स्क्रीन रख देंगे, और ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर आपको ये 4 ग्लोइंग लाइंस दिखाई देंगी, चमकती हुई ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ, ये हुआ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, और वो जो लाइंस होती हैं वो कौन कौन से कलर की होती हैं, वो उसके मैं आपको कलर्स भी बता देता हूँ। 4 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, ग्रीन, रेड, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। तो ये 4 कलर का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, 4 कलर की लाइंस आपको यहाँ दिखाई देंगी, और ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम कौन से बैकग्राउंड पे है, ये बैकग्राउंड याद रखना, इट इज ए डार्क बैकग्राउंड। ब्लैक कलर की स्क्रीन लगाएंगे यहाँ पे, उसके ऊपर आपको 4 लाइंस दिखाई देंगी। तो इस तरह से हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करेंगे, गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। अब देखिए क्या प्रोसेस करनी है, हम लोग व्हाइट लाइट का सोर्स लगाएंगे, और व्हाइट लाइट का जो सोर्स होगा वो देखिए क्या करेगा। सबसे पहले दिस इज द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, और इसके सामने हमने एक ये ट्यूब रख रखी है जिसके अंदर कौन सी गैस फिल कर दी हमने, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, तो ये हाइड्रोजन गैस। अब व्हाइट लाइट इसके ऊपर आएगी, और जैसे ही इस पे इंसिडेंट होगी उसके बाद दूसरी तरफ से व्हाइट लाइट बाहर आएगी, और ये जो व्हाइट लाइट बाहर आ रही है इसको हमने कार्डबोर्ड के थ्रू पास किया टू गेट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये लाइट ऐसा ट्रेवल कर रही है। अब सामने प्रिज्म रखा, प्रिज्म पर हम देखते हैं कि 7 कलर्स के अंदर ये स्प्लिट अप होती है, तो 7 कलर्स की यहाँ पर लाइंस दिखाई देती हैं। ओके, और ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर्स का, तो आपको 7 कलर्स के यहाँ पे बैंड दिखाई देंगे, ये 7 कलर्स के आपको इस पर बैंड दिखेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें से कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगी, जैसे ये वाली वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ। तो बीच में आपको मिसिंग वेवलेंथ दिखाई दे रही है। पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, 7 कलर्स दिखेंगे क्योंकि व्हाइट लाइट आ रही थी। अब उस व्हाइट लाइट में से इस गैस ने कौन से कलर एब्जॉर्ब किए हैं, जो अभी मैंने कलर लिखे थे, रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। तो रेड, ग्रीन और ब्लू और वॉयलेट, ये पर्टिकुलर कलर को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं वो इस कलर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, वो इन क्या कर सकते हैं, व्हाइट लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उससे वो जंप करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में,
या फर्स्ट से थर्ड में, या फर्स्ट से फोर्थ में, या फर्स्ट से फिफ्थ में। तो जो भी व्हाइट लाइट हमने यहाँ पर दी थी उसमें से हाइड्रोजन गैस ने कुछ स्पेशल 4 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और 4 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो व्हाइट लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम आएगा, और उस पूरे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ 4 लाइनें मिसिंग होंगी। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये स्पेक्ट्रम होगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, बीच में 4 लाइन मिसिंग होंगी। तो अगर गैस व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है उसके बाद हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर आप गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, गैस को गर्म कर रहे हो, उस केस में उसके अंदर से जो लाइट निकल रही है वो जो ग्लोइंग गैस है, जो ग्लो कर रही है गैस, उसका आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो ये 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। अब मैं आपको ये स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। ये कौन से स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट है? तो आंसर है ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट है। इसमें देखिए आपको दिखाई देगा एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, इसके सामने एक स्लिट रखी गई है, फिर एक और स्लिट रखी गई है, 2 स्लिट्स रखे गए हैं ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट कर सकें। आफ्टर दैट दिस लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, एंड थ्रू द प्रिज्म द लाइट इज डिस्पर्सिंग। आफ्टर डिस्पर्शन देयर आर 4 कलर्स which are moving towards the screen dark background। जो डार्क बैकग्राउंड है, जो स्क्रीन है, उसकी तरफ ये 4 कलर्स मूव करेंगे, एंड यू कैन सी द लाइंस ऑफ 4 कलर्स। तो आपको ये 4 कलर की लाइंस दिखाई देंगी, और ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो ये अरेंजमेंट होता है एमिशन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, और ये 2 स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें से जो नीचे वाला स्पेक्ट्रम है वो है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। बैकग्राउंड कैसे है? तो आंसर है बैकग्राउंड डार्क है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है क्या? तो आंसर है नो। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, सिर्फ 4 कलर्स आते हैं। लास्ट में वॉयलेट कलर जो होता है उसका जो बैंड होता है उसके साथ में कुछ और कलर्स भी दिखाई, उसके साथ में कुछ वॉयलेट कलर के और भी बैंड्स होते हैं। तो लास्ट वाले जो बैंड है वो ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम नहीं देखेंगे, आप सिर्फ 4 लाइन्स को देखिए। सबसे पहली लाइन है जिसको एच एल्फा लाइन बोला गया। एच एल्फा लाइन जो कौन से कलर की है? जो रेड कलर की है, और जिसकी वेवलेंथ क्या है? 656 नैनोमीटर। 656 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो रेड कलर की होगी। उसके बाद जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और ये जो ग्रीन कलर है इसको ब्लू ग्रीन कलर बोला जाता है, ब्लू ग्रीन। फिर आएगा ब्लू कलर, फिर आएगा वॉयलेट कलर। तो ये 4 कलर के आपको इसमें बैंड दिखाई देंगे। सो दिस इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, और इसके ऊपर वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अभी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया था कि पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, लेकिन उसमें से 4 वेवलेंथ मिसिंग होंगी, उसमें से 4 वेवलेंथ की जो लाइंस हैं वो मिसिंग होंगी। सो दिस इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या हाइड्रोजन एटम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है? तो आंसर है नो। हाइड्रोजन एटम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलता है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस के जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे वो कैसे स्पेक्ट्रम होंगे? तो आंसर है लाइन स्पेक्ट्रम होंगे। एमिशन हो एब्जॉर्प्शन हो वो तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के अरेंजमेंट को लगा करके कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम कौन सा आएगा? तो आंसर है लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि हाइड्रोजन गैस का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आता? तो उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन गैस के लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस के लाइन स्पेक्ट्रम क्यों गेट होते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, कंटिन्यूस नहीं आता है। तो इसको हम लोग ड्रॉबैक में स्टडी करेंगे, इसीलिए मैं आपको स्पेक्ट्रम पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ड्रॉबैक में इसको लिखेंगे तब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्पेक्ट्रम को लेकर के। ओके, बेसिकली ये स्पेक्ट्रम जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को पहचानते हैं उनके स्पेक्ट्रम से। अब हमारे से बहुत डिस्टेंट स्टार्स हैं, डिस्टेंट प्लैनेट्स हैं जो काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो बेसिकली वहां जाकर के तो हम देख नहीं सकते कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम उसकी लाइट को देख करके, उसके स्पेक्ट्रम को देख करके ये बता दें कि कौन सा मटेरियल है। तो हमने क्या कर रखे हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम बना रखे हैं, और जब भी हम किसी स्टार को देखते हैं या किसी दूसरे प्लेनेट को देखते हैं तो वहां से अलग अलग तरह की फ्लेयर्स आती हैं, पोटेशियम फ्लेयर्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेज मिलती हैं। तो उन रेज को हम लोग गेट करते हैं और उसको मैच करते हैं स्पेक्ट्रम के साथ।
तो स्पेक्ट्रम से मैच करने से ये पता लग जाता है कि कौन सा सब्सटेंस वहां पर है। अब जैसे सोडियम लैंप होता है, सोडियम लैंप की जो लाइट होती है वो येलो कलर की होती है। तो सोडियम में जब हम लोग क्या करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो येलो कलर की लाइट को रेडिएट करते हैं। तो अगर किसी प्लेनेट पर हमें डार्क येलो कलर दिखाई देगा तो इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर सोडियम प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये स्पेक्ट्रम किसका काम करते हैं? इट इज द फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई द गैस, आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो हम लोग गैस को या मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके स्पेक्ट्रम की हेल्प लेते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बामर सीरीज। बामर सीरीज के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम इसका जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला स्टडी करेंगे और मैं आपको इसके स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था। तो हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें आपको 4 लाइंस देखने को मिलेंगी, और वो जो 4 लाइंस होंगी एमिशन स्पेक्ट्रम की, इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसको? बामर सीरीज को। बामर पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को दिखाया था, हाइड्रोजन गैस के विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को बताया था। और उन्होंने ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला था, इस स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको बताया कि डार्क बैकग्राउंड होगा, और डार्क बैकग्राउंड पर आपको ये 4 कलर की लाइंस दिखाई देंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद ओवरलैप करेंगी। उसके बाद भी कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी वॉयलेट कलर के बाद में, लेकिन वो ओवरलैप करेंगी। तो जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन को क्या नाम दिया गया? एच अल्फा। जो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है उसको लिखा गया एच बीटा से, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को लिखा गया एच गामा से, एंड फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन को लिखा गया एच डेल्टा से। सो दीज आर द 4 स्पेक्ट्रल लाइंस। अब मैं इनकी वेवलेंथ भी आपको बता देता हूँ। और इसके बाद जो ये आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, उसको एच इंफिनिटी से लिखा गया। दिस इज ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर की है। दूसरा जो है वो ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन या ग्रीन लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ब्लू कलर, और ब्लू कलर के बाद में लास्ट वाली जो लाइन है जिसको एच डेल्टा से लिखा गया, दैट इज वॉयलेट। तो ये वॉयलेट कलर की लाइन है। तो 4 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब रेड कलर की वेवलेंथ में लिख देता हूँ, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम लोग एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसकी वेवलेंथ के बारे में देखिए। वेवलेंथ है 656.3 नैनोमीटर। इट्स वेवलेंथ इज 656.3 नैनोमीटर। सेकंड है एच बीटा। एच बीटा की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपको बता रखी है 486.1, फिर है 434.1, 468.1 नैनोमीटर, 434.1 नैनोमीटर, और लास्ट वाली हम लोग देखते हैं क्या है एच डेल्टा के बारे में। एच डेल्टा जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी वेवलेंथ है 410.2। एच डेल्टा की वेवलेंथ है 410.2 नैनोमीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एच डेल्टा, एच गामा, एच बीटा एंड एच अल्फा। तो ये 4 कलर की लाइंस हमें दिखाई देती है, और ये जो सीरीज है ये बामर सीरीज है। तो बामर ने क्या किया, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब है कि इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर एक कैलकुलेशन की और उससे एक फॉर्मूला बनाया कि जिससे हमें इनको याद ना रखना पड़े। हम उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और अलग अलग तरह के जो भी वेवलेंथ है वो हम बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस की। तो वो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, दैट फॉर्मूला इज 1/लैम्डा is equal to r. R is the Rydberg's constant. R is the Rydberg's constant. Rydberg constant. ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे Rydberg फॉर्मूला में। इट्स वैल्यू इज 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. This is the value of Rydberg constant. And according to Balmer, 1/2 square minus 1/n square. 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जंप करेगा, वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आएगा, फोर्थ से सेकंड में आएगा, फिफ्थ से सेकंड में आएगा, सिक्स से सेकंड में आएगा। तो उस समय पर आपको ये लाइंस दिखाई देंगी। सो बेसिकली हियर
n स्टार्ट्स फ्रॉम 3 4 5 6 ऐसा चलेगा n की वैल्यू। और हाइड्रोजन गैस के लिए बात की जा रही है, तो बामर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? बामर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप करता होगा। ये नील्स बोर के मॉडल के बाद में कैलकुलेशंस की गई थी। अभी मैं इसको पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स लिखनी है, तो उसमें स्पेक्ट्रम के बारे में लिखेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट्स हैं, ये फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, तो जब एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, उस समय पर ये लाइट रिलीज करेगा, और फिर फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा, फिर से कुछ लाइट रिलीज करेगा। तो बेसिकली ये सारे जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, सिक्स से सेकंड में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, तब आपको वॉयलेट कलर की लाइट देखने को मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से डायरेक्ट सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, तब वॉयलेट कलर की लाइट दिखेगी। जब फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में जंप करेगा, तो आपको ब्लू कलर की लाइट दिखेगी। जब फोर्थ से थर्ड में जंप करेगा, सॉरी, जब फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा तो ग्रीन कलर की, फिर जब थर्ड से सेकंड में जंप करेगा तब रेड कलर की लाइट दिखेगी। तो एनर्जी डिफरेंस जहां पर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी वैसी ही होगी। तो बेसिकली एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ऑर्बिट की जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी लेवल बोलते हैं जिसको हम, वो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। और एनर्जी अगर सबसे ज्यादा है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी हायर होगी, और हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी होगी? वायलेट कलर की लाइट होगी। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होगी, वो रेड कलर की लाइट होगी। तो ये बामर सीरीज का फॉर्मूला। इसमें अब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करनी है। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ये वाली होती है, एच गामा, ब्लू कलर वाली। तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा? फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पे लिखेंगे, ये तो 2 लिखा ही हुआ है, यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए? वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपसे बोला जाता है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताओ, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है? एच अल्फा, रेड कलर की जो लाइन है उसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मैंने क्या बताया, कब मिलेगी आपको? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप करेगा। क्या मैं लिख देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है, तो यहाँ पर रेड कलर की आएगी लाइट, मतलब कि जिसको एच अल्फा लिखते हैं, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। जब फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा, तब ग्रीन कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। उस समय पर ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जा रही है। अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप करेगा। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जा रही है, तो फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा, और उसका आंसर ये आएगा 468.1 नैनोमीटर। और जब बात की जा रही है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन इज एच गामा, तब इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में, फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में, और उसका आंसर ये आएगा 434.1। और फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सिक्स से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, सिक्स से सेकंड में जंप करेगा, तो उसका आंसर ये आएगा 410.2 नैनोमीटर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है कि थर्ड से सेकंड में जंप करना, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है कि फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना। तो स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर जितना ज्यादा होगा, आपको उतने नंबर ही आगे से इसको स्टार्ट करना होगा। ओके, इसके बाद में और फॉर्मूलाज देखिए, और इसमें लेमन सीरीज आएगी, पास्चन सीरीज आएगी, उनके बारे में भी लिख लेते हैं। ये कौन से रीजन की सीरीज है? बामर सीरीज, विजिबल लाइट। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, और ये विजिबल लाइट की सीरीज है, तो इसके यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, दिस सीरीज इज फॉर द विजिबल लाइट। तो हाइड्रोजन के एटम आपको सिर्फ तब दिखाई देंगे जब ये वाली लाइट उसके अंदर से आएगी। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी, एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम लोग लेमन सीरीज लिखेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 3 4 5 डैश डैश। तो जब इलेक्ट्रॉन
सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को रेडिएट करेगा, तब वो हायर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। हमारी जो आईज सेंसिटिव है वो सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव है। अगर वेवलेंथ इससे कम हो गई, लास्ट वेवलेंथ थी 410.2 नैनोमीटर, जो वायलेट कलर की वेवलेंथ थी, अगर वेवलेंथ इससे कम हो गई तो हमें वो लाइट दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमारी आईज की कैपेबिलिटी नहीं है उससे कम वेवलेंथ की लाइट को देखने की। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करेगा, उस समय पे आपको लेमन सीरीज के बारे में लिखना है। और तब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी वो कौन सी होंगी, वो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी, यूवी रेज होंगी। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, अल्ट्रावायलेट रेज लिख देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए ये वाली सीरीज। नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट सीरीज है वो हम लोग बात करेंगे पाश्चन सीरीज के बारे में, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। पाश्चन सीरीज में 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/3² माइनस 1/n²। ये कौन से रीजन की है, ये इंफ्रारेड रीजन है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट सीरीज। जो ब्रैकेट सीरीज है दैट इज आल्सो ऑफ इंफ्रारेड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन की लाइट होगी, एंड दिस विल बी 4² माइनस n², इंफ्रारेड। लास्ट फंड सीरीज। जो फंड सीरीज है that will be 1 lambda is equal to r 1/5² minus 1/n²। यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होगी 5, 6, 7, यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होगी 6 और 7। Here n starts from 4, 5, 6 dash dash। ये भी कौन सा रीजन है, ये भी इंफ्रारेड है। अब देखिए, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सीरीज थी वो किसके लिए थी, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और इधर ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है, थर्ड से फर्स्ट में आता है, फोर्थ से फर्स्ट में आता है, तब आपको ये वाली लाइट, तब आपको ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी, और इन वेव्स को हम नहीं देख सकते हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज होंगी। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में, एन की वैल्यू देख लो कहां से स्टार्ट हो रही है, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, ऐसा चलेगा, तो अल्ट्रावायलेट है। और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तो कौन सी लाइट है, तो ये विजिबल लाइट है, इसको हम लोग देख सकते हैं स्पेक्ट्रम को। नेक्स्ट पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में जंप करेगा, तो यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ से थर्ड में जंप करेगा, फिफ्थ से थर्ड में आएगा, तो ऐसा चलेगा, तो इंफ्रारेड है। उसके बाद में जो लास्ट वाली ऑर्बिट्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन सिक्स से फिफ्थ में, फिफ्थ से फोर्थ में जंप करेगा, सिक्स से फोर्थ में जंप करेगा, उस समय पर जो एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस है वो बहुत कम होते हैं। तो उस समय पर जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो ये ब्रैकेट सीरीज है, लास्ट वाली फंड सीरीज है। जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से फिफ्थ में जंप करेगा, सेवंथ ऑर्बिट से फिफ्थ में जंप करेगा, उस समय पर एनर्जी लेवल के डिफरेंस और भी छोटे होंगे, तो बहुत कम एनर्जी की लाइट निकलेगी, बहुत कम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और कम एनर्जी का मतलब है कम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो लास्ट वाली फंड सीरीज है, ये भी इंफ्रारेड है। तो तीन इंफ्रारेड है, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, रिडबर्ग्स फॉर्मूला को स्टडी करेंगे। अब आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस बोल दो या ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।